बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी बहुत अहम लम्हात हैं इस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत पे हम आम तौर पर बात करते रहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त सियासत का सारा दारोमदार मईशत पर है। आम आदमी से भी अगर बात करें तो उसको बज़ाहिर तो सियासत में बहुत दिलचस्पी है कि कौन आएगा कौन जाएगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसकी चीज़ को जो रोज़ाना चीज़ अफेक्ट कर रही होती है उसकी ज़िंदगी को, वो मईशत है। मईशत के हवाले से IMF और पाकिस्तान की एक तारीख़ है। आपने हालिया दिनों में सुना कि किस तरीके से IMF को रजामंद करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, पहले कितने बड़े बड़े दावे किए, फिर क्या क्या किया, उसकी अपनी एक दास्तान। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि 31 जनवरी को IMF का एक वफ़द आया। इस वफ़द ने 9 फरवरी तक पाकिस्तान में रहना था। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं 9 फरवरी रात के 10 बज रहे हैं। कल IMF के इस वफ़द ने पाकिस्तान से वापस चले जाना है, यानी कि अभी हमें मालूम होना है, अभी तक हमें नहीं पता कि IMF और पाकिस्तान ने क्या तय पाया है। बहुत सारे दावे थे। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट का ये दावा था कि IMF से मामला तय पा जाएंगे। कुछ एक्सपर्ट्स का ये दावा था कि नहीं, IMF से मुआहिदा तय नहीं पाएगा, IMF तो आपको एक होमवर्क की शीट पकड़ा के चला जाएगा कि अब ये रिफॉर्म्स करें फिर देंगे पैसे। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो थोड़ी देर बाद किसी भी वक्त वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान जनाब इसहाक़ डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्के है। तो आज के प्रोग्राम में ज़रा हम आगाज़ तो करते हैं अपने कॉरेस्पॉन्डेंट जो कि बिज़नेस और इन उमूर पर नज़र रखते हैं, इकॉनॉमिक्स में जनाब शोएब निज़ामी साहब से आगाज़ करते हैं। फिर हम कोशिश करेंगे पाकिस्तान के कुछ साबिक़ वज़राए ख़ज़ाना से बात करें, उनका तज्ज़िया भी पूछें और उनकी राय भी पूछें, उनकी ख़बर भी पूछें। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब और दीगर से हम कोशिश करेंगे कि बात करके उनका भी ओपिनियन लें, ज़रा सादा आसान अल्फाज में, कि IMF से क्या तय पाता है तो उसके क्या असरात होंगे। शोएब निज़ामी से आगाज़ करते हैं। शोएब साहब अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप बताइएगा कि आप अभी वज़ीर ख़ज़ाना साहब का जो दफ्तर है इसहाक़ डार साहब का वाक़ई क्यू ब्लॉक में, आप समेत दीगर सहाफ़ी वहीं पर मौजूद हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ देर में इम्कान है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, हम वहाँ पर मौजूद हैं और थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो सकता है। अभी हमें टाइम का बताया नहीं गया, लेकिन ये बताया गया कि आधे घंटे के अंदर अंदर आपको बताया जाएगा। तो इसलिए हम आधे घंटे के मार्जिन रखने नहीं चाहते और हम फ़ौरी तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि वो ये कह के गए थे कि हमारे तमाम के तमाम मामला ऑलमोस्ट तय हो गए। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की मोहर चाहिए और ये बड़ी इंपॉर्टेंट मोहर है, क्योंकि इसी प्राइम मिनिस्टर की मोहर के लिए जो है वो मिफ्ता इस्माइल साहब के ऊपर बड़े जो है वो इल्ज़ामात लगते थे कि वो प्राइम मिनिस्टर से जो है वो मशवरा नहीं करते थे। तो डार साहब की ये जो है अक्लमंदी और दानिशमंदी है कि वो प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है वो डायरेक्ट IMF को तमाम जो मामला जहाँ पर एंड हो रहे हैं वहाँ पर इन्वॉल्व कर रहे हैं। बल्कि ये भी हुआ आज शोएब साहब दिन के किसी पहर, अब से कुछ घंटों पहले, कि जब सब कुछ तय पा गया वज़ीर ख़ज़ाना और IMF के दरमियान, तो इसी पर इक्तिफा नहीं हुआ, बल्कि वो IMF का वफ़द PM ऑफिस में आया, वहाँ से वीडियो लिंक के ज़रिए उनको करेक्ट किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, जो कि लाहौर में मौजूद हैं, जिन्होंने भी गो अहेड दिया पहले सुन के कि अच्छा ये है, और फिर कहा कि हाँ ठीक है हम इससे आगे जाएंगे। ये भी हुआ आज? जी ऐसा ही है, क्योंकि ये जो पाकिस्तान कर्ज प्रोग्राम लेने जा रहा है इसमें तारीख़ की मुश्किल तरीन शराइत हैं। हाँ। और इसकी वजह ये है कि आज पाकिस्तान के रिज़र्व जो है वो महज $2.9 बिलियन रह गए हैं, जो कि 2013 के बाद जो है वो पस्त तरीन शरह है। और पाकिस्तान के पास इस वक्त IMF के प्रोग्राम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि 49 साल की महंगाई की शरह जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। और अब एक महंगाई का एक नया तूफ़ान जो है इस एग्रीमेंट से होने जाएगा, क्योंकि 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसमें बिजली, गैस, पेट्रोल और मुख्तलिफ टैक्सेस हैं वो उनमें इजाफा होना है। आपकी अभी क्या इत्तला है कि ये IMF से, यानी अगर ये कहा जाए तो ठीक होगा कि IMF से मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और अब पैसे मिल रहे हैं, या आपकी इत्तला के मुताबिक अभी भी कुछ इफ्स एंड बट्स हैं कि ये हो जाए तो पैसे मिलेंगे? जी इसके लिए जो है वो IMF हमें एक MEF देकर जाएगा, जिसके ऊपर हमें अमल दरामद करना होगा। और ये बड़ा मुश्किल एक डॉक्यूमेंट होगा, जिसमें हमें बिजली के रेट बढ़ाने हैं, गैस के रेट बढ़ाने हैं, पेट्रोल और GST के ऊपर, पेट्रोल और डीज़ल की जो है वो सब्सिडीज़ बहुत महदूद करनी है। ख़ास तौर पे डीज़ल के ऊपर जो लेवी है वो फ़ौरी तौर पर बढ़ानी है। इसी तरह जो मुख्तलिफ़ अशिया हैं उनके ऊपर टैक्सेस बढ़ा के जो फ्लड से मुतासर इलाके हैं उनके लिए भी हमें आमदन पैदा करनी है। तो ये बहुत सख्त किस्म का एक फ़ैसला होगा, जो आने वाले वक्तों में मुमकिन है, इस बात का इम्कान है, जो हमारी बातचीत हुई है कि इसको कौमी असम्बली और यानी कि पार्लियामेंट से इसको मंजूर कराया जाएगा विदिन 14 डेज़। और उसके बाद हम IMF को आगाह करेंगे कि हमने ये एक्शन कर लिए हैं, अब आप हमारी जो है ये समरी ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड में ले जाएँ। उसके बाद जो है $1.1 बिलियन की जो किस्त है उसके अप्रूव होने के चांसेस होंगे, लेकिन उससे पहले हमें प्रायर एक्शन करने पड़ेंगे। ओह, और आप एक बार रिपीट कीजिएगा, आपने क्या क्या किया, इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? बिजली की कीमतों में इजाफा और क्या कहा आपने? PDL?
जी, आईएमएफ ये कह रहा है कि पाकिस्तान में जो 2 बड़े रेगुलेटर हैं, नेपरा और ओगरा, उन्होंने जो फ़ैसले किए हैं उनको खुद मुख्तार तौर के ऊपर अमल दरामद किया जाए। ताहम हुकूमत जो है उसको सब्सिडी के तहत ख़ास तौर पे जो छोटे सार्फिन हैं 100 यूनिट और 200 यूनिट वाले उनको सब्सिडी देना चाहती थी। इसके ऊपर जो है रज़ामंदी हो गई आईएमएफ की। लेकिन अब जो पाकिस्तान हुकूमत चाह रही थी कि 300 जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं सार्फिन उनको सब्सिडी दी जाए, वो ज़रा मुश्किल होगा और पाकिस्तानी हुकूमत को तकरीबन जो है वो ₹4.5 पहले मरहले में और तकरीबन ₹3 बिजली दूसरे मरहले में जून से पहले महंगी करनी होगी। तकरीबन 70 से 74% जो गैस है उसको महंगा करना पड़ेगा और उसमें सिर्फ छोटे सार्फिन बचेंगे। बाकी तमाम सार्फिन के लिए जो है वो गैस का रेट उसको बढ़ाया जाएगा। इसके साथ जो डीज़ल की लेवी है वो ₹50 तक पहुंचाई जाएगी, जो कि मुल्क में जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको इंक्रीज़ करेगी। और डीजल की लेवी पाकिस्तान अभी में कितनी साथ-साथ है शुएब, अभी जो आपसे बात कर रहे हैं तकरीबन? जी, इस वक्त ₹40 डीज़ल की लेवी है, उसको ₹50 यानी तक आसान पहुंचाया अल्फाज में जाएगा कम और से इस बात कम का भी खदशा है। अगर इंटरनेशनल रेट्स में बढ़ाव नहीं भी होता तो भी इसी इंटरनेशनल रेट पे और इसी डॉलर रेट पे ₹10 मजीद पर लीटर महंगा होना है डीजल ने। जी, बिल्कुल ऐसा ही है और इसी तरह जो मुख्तलिफ टैक्सेस हैं वो इंक्रीज़ होने, जो कि पाकिस्तान में महंगाई की एक जो ऑलरेडी फ्यूल ऑन फायर करेंगे और ख़ास तौर पे जो अवाम है जो इस वक्त पहले ही मैंने आपको बताया है कि 49 ईयर्स की इन्फ्लेशन पाकिस्तान में है, उसके ऊपर जो है वो आगे रमज़ान भी है और बड़ी मुश्किलात होंगी अवाम के लिए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के पास ऑप्शन कोई नहीं है। हमारे रिज़र्व महज $2.9 बिलियन रह गए हैं, यानी कि $3 बिलियन की जो ख़तरनाक हद है उससे भी नीचे आ चुके हैं। थैंक यू शुएब, बहुत शुक्रिया। अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं जब वज़ीर ख़जाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो क्या बताते हैं वो और ये कितनी तस्दीक होती है जो आप कह रहे हैं उन बातों की। साबिक़ वज़ीर ख़जाना जनाब शौकत तरीन साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर रहे हैं। शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो बताइए, ये आपने जो सुना या अगर आपकी भी जो मालूमात हो, आपको क्या लगता है कि ये सब तय पा गया है और अभी ये सिर्फ इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम, या अभी भी हमने कुछ इक़दामात करके उनको बताना है जिस पर वो मुतमईन होंगे तो पैसे मिलेंगे? नहीं, ये तो प्रायर एक्शन होंगे। वो जो अभी आपके साथ एग्रीमेंट करके जाएंगे वो तो अगर आप पूरे नहीं करेंगे तो वो पैसे नहीं देंगे, क्योंकि ये पैसे तो आपको कोई अगले 5-10 दिन में नहीं मिलने वाले। अच्छा, ये तो उनका बोर्ड है वो पूरा अप्रूव करेगा। तो उस लिहाज से तो जो अभी आपका साथ मुआहदे होंगे भी सही, वो जब तक आप प्रायर एक्शन नहीं करेंगे तो वो आपको पैसे नहीं देंगे। और ये प्रायर एक्शन का में आपके ख्याल में क्या क्या होगा? यही डीजल पे लेवी ₹50 यानी कि ₹10 फी लीटर इजाफा, गैस की प्राइसेस में 74% तक इजाफा, ये सब कुछ? देखिए, मुझे तो पूरा ये नहीं पता कि माइनर डिटेल्स का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप जो इस वक्त जो आपका फिस्कल डेफिसिट है वो बहुत बढ़ गया है, क्योंकि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं और उसमें सबसे बड़ा जो एक्सपेंस ज़्यादा हुआ है वो डेट सर्विसिंग है, जिसकी कीमत में 3.9 ट्रिलियन आपने रखा हुआ था। अब एस्टिमेट है कि यही जो फिगर है ये 5.2 ट्रिलियन हो जाएगा, जिसका मतलब है 1.3 ट्रिलियन ज़्यादा हो गया। एक तो ये है। दूसरा, आपका सर्कुलर डेट जो है वो बढ़ रहा है 123 बिलियन पर मंथ से, और उसके बाद आपकी जो आपने पेट्रोलियम लेवी की मद में 855 बिलियन कहा था साल में इकट्ठा करेंगे, वो दिसंबर तक तो सिर्फ 200 से भी कम बिलियन से कम हुआ है। सही है। तो इसका मतलब यह है कि बहुत ही एक किस्म से गैप्स हैं। तो उसके पूरा करने के लिए वो ज़ाहिर चाहेंगे कि आपका जो बिजली के रेट्स बढ़ा दें, गैस के रेट्स बढ़ा दें। वो चाहेंगे कि आपके ऊपर ये जो PDL है ये बढ़ाएं और आपका पेट्रोलियम के ऊपर टैक्सेस लगाएं। मैं ये भी सुन रहा हूँ कि वो जनरल सेल्स टैक्स भी 1% से बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, बट असल में प्रॉब्लम ये है कि ये गैप को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनके ख्याल में 2.5 ट्रिलियन रुपए का है, हुकूमत पाकिस्तान समझ रही है कि उससे कम का है। तो वो कोई मुआहदा हुआ होगा, उसके दरमियान में आके बात बनी होगी। अच्छा, लेकिन अब आपके ख्याल में IMF से डील होने के बाद बाकी ममालिक से पैसे मिलने की राह हमवार हो जाएगी? यानी अभी जो हम बिल्कुल अंडर $3 बिलियन पर आ गए हैं, ये $1 बिलियन IMF का आ जाएगा, उसके बाद और हम क्या एक्सपेक्ट करें? ये बाकी ममालिक से पैसे, रेमिटेंसेस में इजाफा, ये जो हमारे बिल्कुल एकदम से जो रिजर्व्स में कमी आ गई थी उसमें कोई इत्मीनान आएगा, मार्केट में कुछ ठहराव आएगा, इस एतबार से चीज़ें कुछ बेहतर होंगी?
देखिए जी, यही तो ये चाह रहे थे कि IMF से हमारा मुआहदा हो जाए, बिकॉज बाकी सब चीज़ें जो लिंक्ड हैं IMF से मुआहदे के साथ, सऊदी अरेबिया, UAE, उसके बाद कतर, चाइना, ये वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सारे के सारे ये कह रहे हैं आप IMF से फायदा करें तो फिर हम आपको पैसे देंगे। तो 5 से 6 बिलियन डॉलर जो है वो दे सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये भी कहा था कि आपने कहा था जून तक हम अपने अकाउंट जो हमारा स्टेट बैंक रिजर्व होंगे वो 16 बिलियन डॉलर के होंगे। ये कितना वो नीचे लेके आते हैं 16 बिलियन डॉलर को, ये तो अभी जो है आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब ही बताएंगे। हाँ सर, आपको ऐसी कोई इत्तला पहुंची थी, बिकॉज आप बहुत रेलेवेंट हैं, कि IMF का इस बात पर भी इसरार है कि हमें सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का कंसेंसस चाहिए इस एग्रीमेंट पर, ताकि बाद में इसकी वायलेशन ना हो। अब जाहिर है इफ दैट इज़ द केस तो जाहिर है PTI को कम्युनिकेट हुआ होगा ये, और अगर हुआ होगा तो आप उनके जो इकोनॉमी के माइंड में सबसे रेलेवेंट है, आप सबसे रेलेवेंट शख्सियत हैं, तो आप तभी कम्युनिकेट हुआ होगा। तो ये बात ठीक है कि IMF ने मुतालबात में ये भी रखा था कि भाई हमें पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए, यानी कि PTI की भी रजामंदी चाहिए इस मुआहदे पर? मैंने ये सुना है, लेकिन मुझे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया अभी तक, ना ही मेरी लीडरशिप को कांटेक्ट किया। ओके लेकिन अगर जाहिर है चूंकि इस वक्त IMF डील कर रहा है तो वो PDM से या मुस्लिम लीग नून से तो डील नहीं कर रहा, पाकिस्तान से डील कर रहा है, तो फिर वो जो भी तय होता है वो अपकमिंग गवर्नमेंट कोई भी है दे आर बाउंड टू फॉलो। हाँ बिल्कुल, देखें जो IMF का जो एग्रीमेंट है था वो पाकिस्तान के साथ है, वो किसी हुकूमत के साथ तो नहीं है। जिस तरीके से हमारे जो एग्रीमेंट था वो जाहिर है अगर ये इसको फुलफिल करते रहते तो वो चलता रहता। ये तो ये है कि इन्होंने ऑब्वियसली उसको नहीं किया और फिर बाद में इनको कोई रीनेगोशिएट करना पड़ा। तो जब ये कर लेंगे तो हम जाहिर है अगर हमारी हुकूमत आ जाती है 3-4 महीनों में, 5 महीनों में, तो हम इसी को लेके चलेंगे। और उसके बीच में ठीक है, हम उसके साथ जो IMF हमेशा कहता है कि रीनेगोशिएशन जो है ऑनगोइंग होती है वो देख लेंगे, लेकिन जो IMF का मुआहदा होता है उसको तो नहीं तोड़ा जाता ना। सही है। अच्छा लेकिन सर आपने सर कहा कि ये 5-10 दिनों में पैसे नहीं मिलने वाला, तो $1 मिलियन क्वेश्चन, बल्कि ये तो लिटरली $1 बिलियन क्वेश्चन ये है कि ये $1 बिलियन आपके ख्याल में हमें कब तक मिलेगा? अगर आप कह रहे हैं 5-10 दिन में नहीं मिलेगा तो ये कितने अरसे बाद ये हमारे रिजर्व में आएगा? ये देखें, मेरे ख्याल में जो IMF की बोर्ड की जो मीटिंग है उस पर मुनसर होगा कि वो कब होती है। वो मेरे अंदाजे के मुताबिक तो एंड ऑफ द मंथ होगी, तो किसी एंड ऑफ द मंथ या बिगिनिंग ऑफ मार्च में शायद पैसे मिलेंगे। आप मार्च तक आपको लगता है कि ये पैसे मिलेंगे? और ये शौकत तरीन साहब, ये आपने अगर ये आपकी नज़र से गुजरा हो, आज बहुत ज़्यादा ख़बरों में रहा, ये जनरल से जावेद चौधरी साहब, उन्होंने वो खान साहब और बाजवा साहब की मुलाकात के हवाले से अहवाल लिखा, उस पर बड़े प्रोग्राम्स भी हुए। तो उस पर उन्होंने बड़ा वाज़ तौर पर लिखा कि बाजवा साहब ने खान साहब को बार बार कहा कि वो आपसे बहैसियत वज़ीर ख़जाना सेटिस्फाइड नहीं थे। इनफैक्ट ही वाज वेरी मच अगेंस्ट द आइडिया ऑफ अपॉइंटिंग यू एज फाइनेंस मिनिस्टर। आपको ये कम्युनिकेट हुई थी ये बात कभी किसी भी लेवल पे? बिल्कुल नहीं हुई थी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जब ये हम लोगों ने रिपोर्टेक का वायदा किया था और उसके बाद जब हमने पैसे हमने जमा करा दिए थे, तो जब कम्युनिकेशन हुई कि जी ये डील हो गई है, तो मैंने ये लिखा कि ये एक टीम एफर्ट थी और सब इसके बीच में शुमार, सबको क्रेडिट देना चाहिए। तो जनरल बाजवा साहब ने मुझे जवाब दिया, नो इट इज द लीडर हु काउंट्स एंड यू आर द लीडर एंड यू नो यू आर हीरो। तो मैं उस वक्त हीरो था, तो उससे पहले मैं जीरो कैसे हो सकता हूँ। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये उनकी एक ओपिनियन है और मैं तो सिर्फ उनको यही, अगर उन्होंने ये कहा है तो मैं मेरे ख्याल में उस वक्त कहा होगा। लेकिन अगर अभी कह रहे हैं तो मैं उनको कहूँगा जनाब आप ज़रा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लें 2022 का, और उसके बीच में जो अहदाफ आए हैं तो वो अगर आप पढ़ लेंगे तो मेरे ख्याल में आई एम प्राउड ऑफ दोज फिगर्स, आई एम प्राउड ऑफ दैट परफॉर्मेंस। तो अगर वो खुश नहीं है तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सही है। हाँ, मतलब वो कोट एंड कोट जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि बाजवा साहब ने उनसे खुद ये कहा कि मैं उन्हें शौकत तरीन को वज़ीर ख़जाना बनाने से रोकता रहा, बल्कि मैंने वज़ीर आज़म से कहा कि सर ये अपना बैंक नहीं चला सका, ये इकॉनमी का भट्टा बिठा देगा, लेकिन इमरान खान नहीं माने। ये उन्होंने कोट, और साथ में ये भी लिखा। बिल्कुल सही है। देखें, ये कह सकते हैं, हो सकता है, लेकिन मैं उनको ये कहूँगा कि सिटी बैंक तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से चलाया था। हबीब बैंक को 3 साल में मैंने टर्न अराउंड कर दिया था।
यूनियन बैंक को 18 टाइम्स मैंने जो लोगों को पैसे दे दिए थे, और अगर सिल्क बैंक में कुछ कोताही हुई है तो इसका मतलब नहीं है कि मैं उसको चला नहीं सका, उसकी और वजूहत होंगी। तो इस किस्म के ऑफ द कप जो रिमार्क्स हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि बाजवा साहब ने दिए होंगे। अगर दिए हैं तो मेरे ख्याल में वो एक किस्म से उन्होंने ये कोई अच्छी बात नहीं की, सोच समझ के बात नहीं की। लेकिन सर इसमें अगली बात और सिग्निफिकेंट है बहुत ज़्यादा, वो ये कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि भाई शौकत तरीन साहब के खिलाफ नैब में 8 अरब रुपए का केस था। इमरान खान ने मुझसे कहा, यानी बाजवा साहब कह रहे हैं कि इमरान खान ने मुझसे कहा कि आप ये केस ख़त्म करवाएं, हम FATF और IMF में फंसे हुए थे, लिहाजा हम मजबूर हो गए, और यूं जनरल फैज़ ने शौकत तरीन के नैब से केसेस ख़त्म करवाए। देखिए जी, पहली बात तो ये केसेस थे रेंटल पावर के। रेंटल पावर जो पूरा प्रोग्राम था, मैं जब फाइनेंस मिनिस्टर था मैंने अपोज करके उसको रुकवाया, और एशियन डेवलपमेंट की ऑडिट करवा के मैंने रुकवाया। उस वक्त चीफ जस्टिस साहब ने मुझे फंसाया क्योंकि मैंने उनकी तनख्वाहें जो इंक्रीज थी वो रोक दी थी। उन्होंने मुआविया मेरे ऊपर निकाला किया, लेकिन मुझे जब ये 12 में से 4 केसेस में डाला गया, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने कोई पैसे कमाए, उन्होंने कहा 7+7 जो है उसके बीच में ये एक आपने जो एक डिसीजन किया था ये गलत था। लेकिन उनको क्या पता कि उसमें 293 बिलियन रुपया मैंने हुकूमत पाकिस्तान का बचाया था, क्योंकि टेक्निकल तो इन लोगों को पता ही कुछ नहीं होता। लेकिन जब ये नैब कोर्ट देर लगा रही थी और उसमें पेशरफ नहीं हो रही थी, तो मैं हाई कोर्ट में चला गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया गया कि जी आप इस वक्त नहीं कर सकते क्योंकि लोअर कोर्ट ये कर रही हैं। उसने कहा नहीं, हम ये केस लेंगे। उन्होंने केस लिया और डांटा उन्होंने नैब को कि इसके बीच में तो आप कह रहे हैं कि इसने कोई पैसे भी नहीं कमाए, इसने कोई इसके ऊपर कोई इल्ज़ाम भी नहीं है, तो आप किस बेसिस पे ये चला रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये, फिर उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया नैब कोर्ट को कि 6 महीने के अंदर अंदर ये केसेस जो है हमारी तरफ आने चाहिए। तो ये किस तरह कह सकते हैं कि इन्होंने उसको हमीद को कहा मेरा केस वैसे ही खत्म हो जाना चाहिए था। फैज साहब ने कोई बात की थी आपसे केसेस के हवाले से? जी, फैज साहब ने आपसे कोई बात की थी केसेस के हवाले से? फैज साहब ने, जनाब मैं फैज साहब को वैसे जानता हूँ, और फैज साहब ने मुझे कभी नहीं कहा कि मैं आपका ये केस जो है आपको वो खत्म करा दूंगा। मैंने तो कभी किसी को ये नहीं कहा कि आप जाके मेरी फेवर करें। मैंने सिर्फ ये कहा, प्राइम मिनिस्टर ने मुझे अप्रैल 2019 में पहले कहा, मैंने कहा मैं नहीं ये जॉब लूंगा जब तक मेरे केसेस खत्म नहीं होंगे, और मेरे केसेस आप मुझे कोई वो नहीं चाहिए, फेवर चाहिए। आप सिर्फ कोर्ट को कहेंगे ये केस चला ले, जैसे चलाएगा केस तो आपको पता चलेगा कि ये खुद बहुत खत्म हो जाएंगे। तो सिर्फ यही मैंने कहा था कि आप केस चलवा दें, दैट इज अबाउट इट, एंड एवरीबडी नोज कि you see I was absolutely innocent in all this। आपने फैज साहब से इतना कहा केस चलवा दें, बाकी मेरिट पर मैं खुद ही हो जाएगा मेरा मामला। बिल्कुल, मैं खुद मैं निकल जाऊंगा। केस वो चलवा, ठीक। और सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो उस वक्त की जो पॉलिसी थी जिसमें टैक्स रेवेन्यू आपका बढ़ रहा था, लेकिन वाले साहब कहते हैं कि मैंने खान साहब से कहा कि आप डॉलर बाहर भिजवा कर रुपए जमा कर रहे हैं, मुल्क इस तरह नहीं चलेगा, आप रोकें शौकत तरीन साहब को वरना हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। और बाया साहब कहते हैं बाद में मुझे असद उमर ने भी कहा उसी मीटिंग में कि आपने अच्छा किया, ये काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था, जब वो कहते थे आप कस्टम के जरिए पैसे जमा कर रहे हैं, कस्टम 53% टैक्स कस्टम से जमा कर रहे हैं। देखिए खैर, मैं तो इस तरह से कहूँगा कि जनाब इस किस्म की जो चीज़ें उनको बताई जाती हो गई, इसलिए उन्होंने ये बात की है। क्योंकि मैं फैक्ट्स ये हैं कि 42% इनकम टैक्स बढ़ा था, 42% डायरेक्ट टैक्सेस बढ़े थे, और सेल्स टैक्स 38% बना था, और कस्टम ड्यूटी इतनी नहीं बढ़ी थी। अब ये अभी कहना कि इस वक्त सारा कुछ जो है वो कस्टम्स के बेसिस पे बढ़ा था, मतलब कस्टम ड्यूटीज के ऊपर बढ़ा था, तो वो नंबर देख लेना, मैं नंबर पेश कर दूंगा। तो ये कहना कि ये तो ये हमारी जो परफॉर्मेंस थी उसकी तो निगेशन है, और ये भूल जाते हैं कि वो 5 प्रोग्राम मैंने जो शुरू किए थे, जिसमें ब्रॉडनिंग था, जिसमें ये POS था, जिसमें ये ट्रैक एंड ट्रेस था, जिसमें कस्टम से सिंगल वो पॉइंट के ऊपर हम सारा कुछ करने वाले। तो ये सारी चीजें जो हैं ये तो हिस्ट्री हिस्ट्री का हिस्सा है, और उसकी वजह से हमने जो परफॉर्मेंस दी वो सबको मालूम है कि जो परफॉर्मेंस हमने दी। राइट, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर पाकिस्तान जनाब शौकत तरीन साहब बता रहे थे
IMF के हवाले से भी, और ये आज जो बातें कोट हुई हैं, जो बाजवा साहब के हवाले से कोट हुई हैं कि उन्होंने खान साहब को कहा शौकत तरीन साहब से मुतालिक, उस बारे में बता रहे थे। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़जाना, एक और इसी दौर के पिछले दिनों जो वज़ीर ख़जाना थे, जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इकॉनमिस्ट ऑफ कोर्स किसी इदारों के मोहताज नहीं, जनाब शब्बर ज़ैदी साहब हैं हमारे साथ। मिफ्ता साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर ये ठीक जा रहा है मामला? आपसे कुछ देर बाद किसी भी वक्त आपके दोस्त क़िबला मोहतरम इसहाक़ डार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कौम को कि IMF से तय पा गया, क्या क्या तय पाया वो बताएंगे, लेकिन ये ठीक हो गया मुल्क के लिए आपके ख्याल में? जी बचत हो गई अल्लाह की मेहरबानी से, और ये हमने ये सुना है कि IMF ने इनसे वादा किया है कि सुबह जाने से पहले वो इनको वो दे देंगे मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी, और इंशाअल्लाह ताला जब ये मिल जाएगा तो फिर कुछ निगोशिएशन के बाद और कुछ इक़दामात के बाद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा, और इंशाअल्लाह उसके बाद फिर IMF का बोर्ड भी अप्रूवल कर देगा इसको। सो यानी अभी मिफ्ता साहब, चूँकि ज़ाहिर है आपने IMF से डील किया और रिसेंट पास में किया है, मतलब लिटरली कुछ हफ्तों पहले किया है, तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल बात है कि अगर वो आज ये कहें कि जनाब हमारा वो जो भी इसको फोरम को कहते हैं कि हमारे फ़लाँ फोरम पे अब इसकी एक बाकायदा मंजूरी होगी ऑफिशियल, और फिर उसके बाद ये पैसे मिल जाएंगे कुछ दिनों या कुछ हफ्तों बाद, तो ये नॉर्मल है, इसी तरीके से काम होता है? ये कि मतलब जो प्रोसेस है उसका यही है, नॉर्मली है कि पहले आपको MEF भी मिलता है, मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी, वो एक मुसवदा मिलता है आपको कि ये चीज़ें जो है ये करनी है, आप उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उसको साइन करते हैं। उसमें कभी कभी कोई एक्शंस होते हैं कि आपने ये एक्शंस लेने होते हैं, वो एक्शंस लेते हैं आप, तो फिर आपका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है, और जैसे ही फिर आपका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है उसके बाद भी कभी कभार कुछ चीज़ें करनी होती हैं, वो चीज़ या मतलब कुछ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स करने होते हैं दूसरे ममालिक को, और वो हो जाता है तो फिर उसके बोर्ड पे आप जाते हैं और बोर्ड से अप्रूवल हो जाता है। सो आपको लगता है अगले कुछ दिनों में, कितने दिनों में आपके ख्याल में ये पैसे हमारे पास आ जाएंगे $1.1 मिलियन? मेरा ये ख्याल है कि हफ्ते के अंदर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाना चाहिए, और उसके 4 हफ्ते के अंदर बोर्ड मीटिंग हो सकती है, तकरीबन महीने में, इसका मतलब रफली, ठीक है, एक महीना। शौकत तरीन साहब भी मार्च का ही कह रहे थे, सही। और सर ये आपने अगेन चूंकि IMF से रिसेंट पास में डील किया है, सो अभी आपने अब तक जितनी भी खबरें सुनी आपने, आपको क्या लगा कि IMF जो बातें आपसे कर रहा था वही टोन, वही मुतालबात हो रहे हैं, या IMF ने उससे कदम आगे बढ़ के ज़्यादा एग्रेसिव होकर बात की है इनसे, या IMF ने कहीं ना कहीं कंसीड किया है उन मुतालबात से जो आपसे कर रहा था? 10 दिन से IMF इधर आई है, आखिरी घंटे तक इन्होंने MEF भी नहीं दिया है, जो कि पहले 10:25 हो गए, साफ ही अभी बैठा हुआ है सारा क्यू ब्लॉक में, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई अभी तक। वो मैं आपको बता सकता हूँ कि सुबह मिलेगा वो, लेकिन उन्होंने वादा करा है कि वो दे देंगे, तो वो तो अपनी फ्लाइट से अगर आधा घंटा पहले दे रहे हैं तो जाहिर है कि IMF आपके कोई प्रेशर में तो नहीं आई है, और लेकिन ये कि IMF ने जो चीज़ें आपने कही थी IMF से करने को, और जो चीज़ें वो IMF समझता था वो ज़रूरी है, वो आपसे उन्होंने कहा है करने को, आपके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। IMF इज द लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, IMF पैसे नहीं देगा तो आप कहाँ जाएंगे, लिहाजा आपको वो चीज़ें तो करनी है। सही है, तो आप इस सारे एपिसोड को किस तरह समअप करेंगे कि आप कहेंगे, यानी ये कहना ठीक होगा टेक्निकली कि IMF से मुज़ाकरात कामयाब हो गए, या ये कि IMF ने बहुत ही नाक की लकीरें लगवा के बिल आखिर मेहरबानी की है? इसको आप समअप कर दें ज़रा एक लाइन में, इस सारे इसको, आज जब 9 फरवरी, अब से 1 घंटे बाद जब IMF से एक मरतबा फिर हमने एग्रीमेंट तोड़ने के बाद फिर एग्रीमेंट किया है, 2 मरतबा हमारे जो गुज़िश्ता वज़ीर ख़जाना थे मुझसे पहले शौकत तरीन साहब, उन्होंने एग्रीमेंट तोड़ा, और एक जो हफीज शेख ने किया था वो एग्रीमेंट तोड़ा इन्होंने, और फिर पेश किया तो वो एग्रीमेंट तोड़ के किया। IMF को कॉन्फ्रेंस नहीं लिया, वो जो शराइत थी उसको हट गए। फिर जब उनको लगा कि ये तो फंस गए हैं और पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो पूरी होती रही, तो फिर नवंबर में वापस IMF के पास गए, एग्रीमेंट किया, मिनी बजट दिया नवंबर में, आपको याद है। फरवरी में जैसे एग्रीमेंट के पैसे आए फिर उन्होंने फिर एग्रीमेंट तोड़ा, पेट्रोल के ऊपर अनफंडेड सब्सिडी दीगर चीजें करी, और जब ये भी जब हो गया फरवरी के अंदर एग्रीमेंट तोड़ा, तो फिर जब हमारी बारी आई तो फिर मैंने किया, और जैसे ही पैसे आए तो फिर डार साहब ने वो एग्रीमेंट जो है उसकी खिलाफ बंदी करी, लेकिन फिर हमारा रास्ता तो वापस IMF के पास होता है, तो फिर लौट के बुद्धू घर को आए। एक में हालांकि वक्त कम है और शब्बर भाई की तरफ भी जाना है, शब्बर जई साहब की तरफ, वो प्रोड्यूसर मुझे बार बार ब्रेक का कह रहे हैं, मुझे बस ये बता दें आखिर में मिफ्ता इस्माइल साहब, अभी भी ये खबरें आई कि IMF कह रहा है कि भाई हमें ब्रॉडर पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए। जब आप वजीर ख़जाना थे तब भी ऐसी एक एफर्ट अनऑफिशियली हुई थी ना, उस वक्त एक मुताल्लिक़ का इदारा तो नहीं लेकिन एक हसास इदारे ने कोशिश की थी कि आप और शौकत तरीन साहब सारे ही IMF को ये रजामंदी दे दें
कि भाई नहीं, वो उस कंडीशन पे हुई थी कि अगर हमारी हुकूमत खत्म हो जाती है और अगर कोई केयर टेकर आता है, और क्योंकि IMF अमूमन केयर टेकर से बात नहीं करती, तो IMF को ये अश्योरेंस करने के लिए कि जो भी केयर टेकर वादा करेगा वो हम सब पूरा करेंगे, इस अश्योरेंस पे उन्होंने वो किसी बात करनी थी, उस कॉन्टेक्स्ट में बात। आपको उस वक्त इदारे के लोगों ने यह कहा था कि आप दोनों, शौकत तरीन साहब और आप दोनों ये अश्योरेंस दे दें IMF को, राइट? कि अगर मिसाल के तौर पर हमारी हुकूमत चले जाती है और अगर वो आ जाते हैं, केयर टेकर आ जाते हैं, लेकिन वो आप फिर अश्योरेंस दी गई नहीं, फिर हमारी हुकूमत गई नहीं ना, केयर टेकर आई नहीं, हम बैठे रहे, तो कुछ ही कर लिया। तो लेकिन शौकत भाई ने फिर वो बात लीक भी कर दी थी जो कि नहीं करनी चाहिए थी, और फिर उसके बाद और उस वक्त भी वो कहा था कि मैं तो कोई अश्योरेंस नहीं दूंगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया। सर शब्बर जैदी साहब, ये क्या लगता है, जिस तरह मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा 10 दिन से वफ्त आया हुआ है, रात के 12 बजने में 1.5 घंटा रह गया, अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं हुई, वो तो मैं आपको 2 चीजें बता देता हूं। हाँ बताएं। पहली बात तो ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो नवंबर में काम कर रहे थे, ये 3 महीने ज़ाय किए इन्होंने। ये मैंने उस वक्त भी अगर मेरा प्रोग्राम देखे, मैंने कहा था कि अप्रूवल अब मार्च के बोर्ड मीटिंग में होगी। तो ये जो पाकिस्तान की कौम के 3 महीने ज़ाय हुए, उसकी जिम्मेदारी किसके पास है? और ये पाकिस्तान के 3 महीने में जो हमने 2 एक्सीडेंट रेट रख के लोगों ने पैसे बनाए और वो तबाही फेरी, इसकी जिम्मेदारी किसके पास है? ये तमाम 100% गवर्नमेंट की नलायकी है। मिफ्ता साहब बिल्कुल ठीक काम कर रहे थे, उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। ये इन्होंने बिला वजह का टाइम ज़ाय किया है, और ये इनकी नलायकी भी है, और ये इनकी सियासी खेल भी है, जिसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है और जो इनको भी नुकसान पहुंचाएगा। दूसरी बात ये है कि मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि ये एग्रीमेंट में इनडायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये IMF की आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं है, बल्कि अगली 5 साल के IMF के प्रोग्राम की पहली इंस्टॉलमेंट है। ये बात आप मेरी लिख लीजिएगा कहीं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि कोई बात भी IMF की, कोई ऐसी चीज IMF ने कंसीड नहीं की जो कि गवर्नमेंट ने इन्हें कहा है। एक भी बात इनकी एक्सेप्ट नहीं की गई है। मिफ्ता साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, कोई बात भी नहीं इनकी एक्सेप्ट की गई है। और आखिरी बात ये है कि IMF ने इनको बड़ा कैटेगोरिकली ये बता दिया है, क्योंकि ये अगले 5 साल की इंस्टॉलमेंट की पहली किस्त है, तो इसलिए आप बाकी तमाम लोगों को भी ऑन बोर्ड लाएं। आप भी इधर इसी मुल्क में हैं, मैं भी इसी मुल्क में हूँ। आप अगले 4-4-5 हफ्तों में रियलिटी को सामने आ जाएगी आपके। मैं इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। ओ, यानी आप कह रहे हैं अगले 4-5 हफ्तों में हम देखेंगे कि इस IMF का जो मायदा है, इस पे सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स बशमूल PTI कहेंगे कि आप बताएं ना, मुझे एक बात बताओ ना वसीम बदामी साहब, एक सिंपल बात बताएं। हाँ। किसी की जरूरत है इसको ना करने की? मुझे एक बात बता देना यार, ये क्या बातें कर रहे हैं? मफरूजा PTI के हम नहीं मानते भाई, या तो हम क्यों माने? गन नून लिख के हम नहीं IMF को एश्योरेंस देते, तो क्या करेंगे? मुझे एक बात बताओ ना यार, कोई जाहिली आदमी होगा ना, जो आदमी पाकिस्तान के फाइनेंसेस को नहीं समझता, वही बात शब्बर भाई, आज से कुछ अरसे पहले आप कहे तो मैं आपको सुनाता हूं, इमरान खान साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि IMF वर्ल्ड में, मैं तुम्हें कह रहा हूं, नवाज शरीफ जो तुमसे एग्री कर रहा है, मेरी हुकूमत आएगी, मैं नहीं मानूंगा। ये रिकॉर्ड में आप कहे, सुनाता हूं आपको मैं। सुने, इमरान खान साहब कुछ भी कहते रहे, नवाज शरीफ साहब कुछ भी कहते रहे, शहबाज शरीफ साहब कुछ भी कहते रहे, मैं तो वो बात करूंगा ना जो मुझे कॉमन सेंस में लगती है और जो मैं एज अ फाइनेंस मैन कहता हूं। मैं तो मिफ्ता साहब को याद दिलाना चाहता हूं। मैं तो बता रहा हूं जो हुआ है रिसेंट पास्ट में हुआ है। खान साहब ने कहा नून लीग की हुकूमत जो साइन कर रही है हम उस पर अमल नहीं करेंगे हुकूमत में आने के बाद। IMF को मुखातिब करके कहा उन्होंने। नहीं, उसके बाद क्या हुआ? जब 8 मई 2019 को इमरान खान के पास मैं गया था, जब मैंने उनको ज्वाइन किया था, तो क्या हुआ था? उन्होंने एक दिन पहले कहा था कि IMF की हमारी राजपथ से जाएंगे, अगले दिन राजपथ से गुजर कर आ गए थे ना। भाई मैं ये तो बता रहा हूँ, आप याद करें ना, 8 मई 2019 को याद करें ना, ये असद उमर साहब मुझे कहते थे IMF में नहीं जाएंगे, और 9 मई को चले गए। मैं तो उस टाइम पे गवर्नमेंट का हिस्सा था ना, मुझे पता है ना। तो यार इन लोगों की बातों को आप सीरियस क्यों लेते हैं? ये गलती है, माफी। ठीक, बातों को सीरियस नहीं लिया करें ना, इनको सीरियस नहीं लें। इनको फैसले यहाँ पे नहीं हो रहे, फैसले कहीं और हो रहे हैं। क्यों नहीं आप समझते इस बात को? ये थोड़ी फैसला करते हैं। पैसे लेने जो 5 मिलियन के पैसे आएंगे, आप मुझे बताएं, जो 5 मिलियन के पैसे आएंगे वो कौन आदमी जाएगा? वर्दी वाला गया है ना पैसे लेने के लिए, ये गए थे। कौन गया था आखिर में? कौन गया? इमरान खान के जमाने में कौन गया था? पूछे इनसे, आप बता दें। इमरान खान के जमाने में पैसे सऊदी अरब से लेने कौन गया था? आप बता दें। और आदि कौन गया था आखिर में? बाजवा साहब गए थे क्या? गए थे। अब ये नए साहब बेचारे गए या नहीं गए? मुझे बताइए, अगर मैं गलत कह रहा तो मुझे बता दें। गए तो थे सऊदी अरब। गए या नहीं गए? पूछ रहे मुझसे।
ये पूछे बैठे हुए हैं, इनसे पूछे कि आखिरी गारंटी बेहतरीन की किसने दी है। सही, ठीक हो गया, एक ब्रेक लेने दें मुझे। ठीक, बिल्कुल ठीक, ब्रेक के बाद आते हैं। पर जैदी साहब हमारे साथ हैं, मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ हैं। इस वक्त सब इंतजार कर रहे हैं वज़ीर ख़ज़ाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जो कि बताएंगे कि IMF और पाकिस्तान में तय क्या पाया। वैसे मुजम्मिल साहब, आपका अंदाज़ा क्या कहता है कि अगर यानी अभी तक इतनी देर से साफ़ी बैठे और इंतजार ही कर रहे हैं कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, तो मतलब क्या ये इन लम्हात में भी कुछ ना कुछ चीज़ें फाइनल हो रही होंगी, या ये कोई मामूल की कोई वजह हो सकती है, कोई इसकी ताख़ीर की या क्या? देखें, जो मैं प्रोसीजर को समझता हूँ ना, हाँ, ये 3 हिस्सों में होता है। एक होता है पहले टेक्निकल लेवल टॉक्स, सही, ठीक है, वो पिछले जुम्मे को खत्म हो जानी चाहिए थी, वो आज तक चल रही है, यानी कि 6 दिन और बढ़ गए उसमें। सही, टेक्निकल लेवल टॉक्स के बाद IMF एक डॉक्यूमेंट आपको देता है, MEFP जिसे कहते हैं। MEFP में जो IMF की डिमांड या वो टारगेट जो पाकिस्तान के लिए तय करता है, वो IMF सारा कुछ दे देता है। MFP ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसको मतलब बड़ा गौर से आपको देखना होता है, क्योंकि अगर आपने उस पर एग्री कर दिया और इम्प्लीमेंट नहीं किया तो फिर IMF कहता है आपने वादा तोड़ दिया। तो आज MEFP हाथ आना है और उसमें वजारत खजाना को और वजीर खजाना को पता लगेगा कि IMF की एक्चुअली क्या क्या डिमांड जो कर रहे थे और वो उन्होंने क्या क्या उसको डॉक्यूमेंट किया। राइट। और उसमें बहुत सरप्राइजेस भी आ जाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब शौकत तरीन साहब ने किया था 6th रिव्यू, तो जब उनकी बातचीत खत्म हुई थी और MEFP आया था तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया था। और उसमें फिर हमें 12 से 15 दिन लगे उनसे बात करने में। अच्छा। और हाँ, तो आप ये देखना है कि ये MEFP मिलके अगर डार साहब को जो है कोई शौक नहीं लगता तो फिर वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर देंगे। फिर उसके 3 हफ्तों तक या 2 हफ्तों में या 4 हफ्तों में बोर्ड मीटिंग होगी, क्योंकि इन्होंने जितने भी एक्शंस उनके साथ एग्री किए होंगे पहले वो पूरे करने पड़ेंगे। और मुजम्मिल साहब, आपकी चूंकि ज़ाहिर एफिलिएशन भी है पॉलिटिकल, शब्बर साहब का ये इसरार है, वो यकीन रखते हैं इस बात का कि भाई इस पे पॉलिटिकल कंसेंसस हो जाएगा अगले कुछ हफ्तों में ही, ये हो जाना है। तो ये इसका इम्कान है क्या कि ज़ाहिर पॉलिटिकल कंसेंसस का मतलब आसान अल्फाज में कि PTI मान जाएगी, बाकी सारे तो एक ही साइड पर है ना, खाली आप लोग ही दूसरी साइड पर है, तो इसका इम्कान है क्या? हमें तो लूप में नहीं लिया ना किसी चीज में, ना अभी तक लिया है और ना IMF ने कोई हमसे क्यों। ये शौकत तरीन साहब ने भी थोड़ी देर पहले हमसे कहा कि हम तक तो कुछ कम्युनिकेट ही नहीं हुआ है, लेकिन अगर हुआ तो इसका इम्कान है, या आप कहेंगे भाई जो गवर्नमेंट कर रही है वो इसका जिम्मा उठाए, हमें क्यों डाल रहे हो बीच में? नहीं, देखें, जो अगर वैलिड चीज होगी हम जरूर कहेंगे ये जरूरी था, नागुज़ीर था। और अगर कोई नाजायज चीज जो इनकी गलती की वजह से इन्होंने मान ली है पैनिक में या जो भी, अब तो क्योंकि हालात ऐसे हो गए, अब तो वो है ना जिंदगी मौत वाले चक्कर में पड़ गए थे ये, तो उसमें हम जरूर क्रिटिसाइज करेंगे अगर ऐसी कोई चीज हुई जो नाजायज इन्होंने हाँ कर दी होगी। अभी देखें, आज खबरें गर्दिश कर रही थी कि ये पाकिस्तान की जो है लिस्टेड कंपनियों के शेयर कतर को बेच रहे हैं। वो ऑलरेडी जो है इतनी नीचे बुरी हालत में उनकी है, और अगर इस हालत में अगर आप बेच देते हैं मुफ्त के रेटों में तो पाकिस्तान को नुकसान है। ठीक है, तो आप कह रहे हम देखेंगे। अगर शब्बर साहब, आपके ख्याल में अगर यही काम मिफ्ता साहब कर रहे होते आज से 3 माह पहले, तो भी हमें यही सब मानना पड़ता जो आज माने, या फिर शायद थोड़ा सा कम मानना पड़ता? मेरा अपना ख्याल है कि 3 महीने ज़ाये हो गए हैं, और मैं तो उसको थोड़ा रिवर्स करूंगा। मेरा अपना ख्याल है कि उन 3 महीनों में उन्होंने अपनी शराइत बढ़ा दी, अपनी शिकायत को बढ़ा दिया है। तो उनका जो ट्रस्ट लेवल है वो ड्रॉप हो गया है। और मैंने आपको पहले भी कहा, मेरी बात को शायद आपने सीरियस नहीं लिया, ये आखिरी किस्त नहीं है, ये अगले 5 साल की पहली किस्त है। आप इसको गौर से सुन लें और इसको समझ लें। इनको बता दें, मुजम्मिल साहब को वो सुन रहे हैं। हाँ, आपको पता नहीं क्यों लगा मैंने आगे सीरियस नहीं लिया, लेकिन ऑफ कोर्स आपका पूरा एक बैकग्राउंड है, तो आप कह रहे थे ये नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे सामने पाकिस्तान की फाइनेंशियल पोजीशन रखी हुई है। हाँ। मैं सियासी पोजीशन नहीं देख रहा। और एक बात वसीम साहब आपको और कहना चाहता हूँ, जो आपको चाहिए कि आप ये हम सबको बुला लेते हैं और डिस्कशन करते हैं, इसके बजाय आप मई 2022 की जो IMF ने रिपोर्ट दी थी आखिरी प्रोग्राम की, उसका कैश फ्लो निकालें और जो IMF ने दिया था वो पाकिस्तान के सामने रखें। वो IMF ने हमें गलत बना के दिया था। मैं दोबारा कह रहा हूँ, गलत बना के दिया था। और मुजम्मिल साहब भी बैठे हैं और सारे सियासतदान बैठे हैं, मिफ्ता साहब भी बैठे हैं, शौकत तरीन साहब भी बैठे हैं। किसी की ये हिम्मत नहीं है कहने की कि IMF ने हमें गलत बना के दिया था। और वो गलत इस तरह से है कि IMF उसमें ये कह रहा है कि पाकिस्तान में अगले 5 साल में $50 बिलियन की FDI आ जाएगी। अगर कोई अंधा है वो ही देख रहा है कि पाकिस्तान में 50 बिलियन की FDI आ जाएगी, तो वो हमसे क्या कह रहे हैं बेसिकली
तो हमारे लोगों को जाके जो झुक के हर चीज एग्री करा लेते हैं, उनसे ये तो पूछे भाई आपने कागज रखा हुआ है 3A नंबर शेड्यूल जो कि पेज नंबर 35 पर है, इसको भी तो पढ़ ले गौर से जरा। देखिए ना वसीम, मेरी बड़ी शिकायत है इन सारे लोगों से कि ये सारा दिन ये गुफ्तगू करते रहते हैं कि इसने ये कहा, मैंने ये कहा, इसने कहा, मैंने ये कहा। किसी ने टेबल नंबर 3A ऑन पेज नंबर 35 ऑफ द IMF नहीं पढ़ा है, जो पाकिस्तान का करंट अकाउंट का शेड्यूल है। उस पे मैंने 22 सितंबर 2022 को बिजनेस रिकॉर्डर में एक आर्टिकल भी लिखा है, और उसमें IMF ने हमको बेवकूफ बनाया है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, जिसमें बेवकूफ नहीं बनाया, वो उन्होंने अपने डायरेक्टर से पास कराने के लिए एक बैलेंसिंग फिगर डाली है FDI की पाकिस्तान में, जो कि 50 बिलियन, जो कि अनरियलिस्टिक है। सही, थैंक यू वेरी मच सर। मतलब मुमकिन ही नहीं ना आज की तारीख में, जब फॉरेक्स रिजर्व आपका $2.9 बिलियन पे खड़ा है, फॉरेक्स FDI आपका नेगेटिव में जा रहा है, और वो कहते हैं कि इसको हम आगे जाके $50 बिलियन तक ले जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा, लेकिन सही है, मुमकिन नज़र नहीं आता। बहुत शुक्रिया सारे मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। देखते हैं कि डॉक्टर साहब क्या बताते हैं, IMF से क्या तय पाया। ज़िंदगी सेहत रही तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।